दरिया सुरमा तक का सफ़र मैंने अपने दूसरे साथियों के साथ इस बस में तय किया। हमारे दोनों तरफ तबाही थी, बर्बादी थी, वीरानी थी। हर काबिल जिक्र, काबिल इस्तेमाल शय भारतीय फौज अपने ट्रकों पर लाद कर भारत मुंतकिल कर रही थी। ये लोग बांग्लादेश को अगले 100 साल तक गुलाम बनाए रखने के मंसूबे पर अमल पैरा थे। तबाह होने वाले पुलों के ढांचे तक उठा कर लिए जा रहे थे। पाकिस्तानी आर्मी से हासिल करदा सामान जंग का तो जिक्र ही क्या, राशन और अद्वियात तक भारतीय आर्मी ने अपने कब्जे में लेकर भारत मुंतकिल करना शुरू कर दिया। दरिया सुरमा का पुल तबाह हो चुका था। पुल के किनारे बनी हमारी पोस्टों की हालत ये बताने के लिए काफी थी कि यहाँ मौजूद जवानों ने किस तरह बेजिगरी से और नामुनासिब हालात के बावजूद दुश्मन का मुकाबला किया था। इस मार्के में हमारा एक भी मुजाहिद जिंदा नहीं बचा था, सब शहीद हो गए थे। हालांकि भारतीय फौज इनके सामने चीखती चिल्लाती रही कि इनके साथियों ने हथियार फेंक दिए हैं, लेकिन इनके कान ऐसी आवाजों के लिए तो बहरे हो चुके थे। वो एक एक करके लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन दुश्मन के सामने हथियार डालने की जिल्लत गवारा न की। दरिया सुरमा पर हमारा कयाम रात गए तक रहा। रात के पहले पहर हमें दरिया का पुल अबूर करवाया गया। शायद भारतीय दिन की रोशनी में हमें भारत पर सफर करवाने से एतराज बरत रहे थे। ये सफर हमने बांग्लादेश की बसों पर ही तय किया था, जिन्हें भारतीय फौजों के तैयार करदा कश्तियों के पुल पर से गुजारा जा रहा था। ये पुल भी भारतीयों ने बांग्लादेश की लूट खसूट को भारत मुंतकिल करने के लिए तैयार किए थे। भारतीय इलाके में पहुंचने के बाद हमारी बसों को एक जगह खड़ा कर दिया गया। बसों के इर्द गिर्द भारतीय फौजों के ट्रक दायरे की शक्ल में खड़े थे, जिन पर भारतीय फौज गनों का रुख हमारी बसों की तरफ किए ट्रिगरों पर उंगली रखे हमें घूर रही थी। पहले तो मैं यही समझा कि ये मुजी हमारे साथ वही सलूक करेंगे जो इनके बुजुर्गों ने हमारे इस्लाफ से किया था, लेकिन हमारे साथ मौजूद फौजी काफिले के एक हिंदू कर्नल ने हमारी बसों के नजदीक आकर ऐलान किया कि हमें रात यहीं कयाम करना है और बसों से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं होगी। उसके इस गैर कानूनी और इंतहाई तौहीन आमेज हुक्म से मेरा खून खोल उठा। दरअसल इस काफिले में जब दरिया सुरमा अबूर करने के लिए हमें दोबारा बसों में मुंतकिल किया जा रहा था तो कमांडोज के 2 अफसरान भारतीय फौज की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए थे और जाते जाते उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले एक भारतीय फौजी की गर्दन को भी कमांडो के मखसूस अंदाज में झटका देकर जिंदगी की कैद से आजाद कर दिया था। शायद इसने शोर मचाने की कोशिश की होगी। भारतीयों को खतरा था कि यही हरकत अब हम ना दोहरा दे। भारतीय कर्नल को इसके एक जवान की बुज़दिलाना मौत और हमारे अफसरान की दिलराना फरार ने बौखला कर रख दिया था, जिसका इज़हार इसकी तरफ से होने वाली अजीब व गरीब हरकतों से हो रहा था। इसने हमें वार्निंग दी कि अगर किसी ने रात के अंधेरे में फरार होने की कोशिश की तो इसे गोली मार दी जाएगी। ये हुक्म सरासर गैर कानूनी था। जिनेवा कवानीन की रूह से हर जंगी कैदी को फरार होने का हक हासिल है और इस पर गोली नहीं चलाई जा सकती, लेकिन दुनिया में अजल से यही होता आया है और अब तक यही होता रहेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ सिर्फ ताकत की जबान को ही कानून की जबान समझा जाता है। हर ताकतवर को ये हक हासिल है कि वो जब चाहे और जिस तरह चाहे अपनी मर्जी के कवानीन बनाता और फिर इस पर अमल करवाता है। भारतीय कर्नल ने हमारे साथ शिलानक पहुंचने तक हर मुमकिना गैर इखलाकी और गैर इंसानी हरकत का मुजाहरा किया। हमारे काफिले को जानबूझकर पब्लिक मकामात पर खड़ा किया जाता, जहां भारतीय शहरी हम पर पत्थर फेंकते और हमें गालियां देते। हर मुमकिन तरीके से हमें इश्ताल दिलाया जाता। हम मुतअद्दिद मरतबा इस हरकत पर एहतजाज कर चुके थे, लेकिन इसके कान पर जूं तक न रेंगी थी। शायद इन लोगों को हाईकमान की तरफ से ऐसी हिदायत मिली थी कि हमें हर मुमकिना रूहानी अजियत से दोचार किया जाए। खुदा का शुक्र है मुझे भारतीय कैंपों में बमुश्किल चंद रातें ही गुजारना पड़ी। जिन लोगों ने वहाँ लंबा अरसा गुजारा, मैं तसव्वुर कर सकता हूँ इन्हें किस किस जहनी जिस्मानी अजाब से दोचार होना पड़ा होगा। हमें रास्ते में कहीं कहीं रोक कर अपना राशन खुद लेने की सहूलत जरूर दी गई, क्योंकि भारतीय फौज के पास हमें देने के लिए खाने को कुछ नहीं था। इस तरह 24 घंटों में एक मरतबा एक झील के किनारे हवाज जरूरियात के लिए रुकने की इजाजत दी गई। यहाँ हमारे एक साथी ने महज अपनी टांगे खोलने के लिए जब चहलकदमी के गर्ज से भारतीय फौजियों के नजदीक पहुंचने की कोशिश की तो भारतीय मुसल्लह सुरमाओं ने इस निहत्थे और जख्मी जवान को जदोकोब करना शुरू कर दिया। इनका कहना था कि हमारा साथी फरार होने की कोशिश कर रहा था। हमारे एक अफसर को तैश आ गया और इसने भारतीय हवलदार के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। इस वाक़े ने जलती पर तेल का काम किया और भारतीय दरिंदे इस पर भी पल पड़े। हमारे जवानों ने जब अपने अफसर पर भारतीय फौजों को हमला आवर होते देखा तो वो हालात की परवाह किए बगैर मुकाबले पर डट गए। इससे पहले कि सूरत-ए-हाल संगीन हो जाए, हमारे सीनियर और भारतीय कमांडर ने फरीकैन को अलग अलग कर दिया। मैं जानता था कि उन्होंने ऐसा बादिल ख्वास्ता
خلاصہ کیا ہے۔ شاید بھارتی کمانڈر آغاز ہی میں اس کھلے علاقے میں کسی مزید ناخوشگوار واقعے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کا ایک جوان پہلے ہی مارا جا چکا تھا۔ اس ایک واقعے سے کم از کم بھارتیوں کو یہ سبق ضرور حاصل ہو گیا تھا کہ پاکستانی فوجی نہتے ہونے کے باوجود اپنی عزت نفس کے تحفظ سے دستبردار نہیں ہوئے۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت ہم چانگری پہنچ گئے، جو ایک طرح سے ہمارا کیمپ تھا۔ ابھی تک ہمارے پرائیویٹ کمرے POW کی مہر لگنے سے محفوظ تھے۔ میں جانتا تھا کہ جیسے ہی ہم اپنے مستقل قید خانے میں، جس کا ابھی تک کسی کو علم نہیں تھا، پہنچیں گے تو ہمارے کپڑوں پر یہ لعنتی مہر ثبت ہو جائے گی، جس کے بعد وہ کپڑے ناقابل استعمال ہوں گے۔ میں نے ابتدا سے اب تک فرار کے تمام ممکنہ امکانات کو مد نظر رکھا تھا، لیکن ابھی تک ایسا کوئی موقع ہاتھ نہیں آیا تھا جس سے میں خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتا۔ چانگری کیمپ بھارتی فوج کی کوئی پرانی چھاونی تھی جسے ان لوگوں نے ہنگامی بنیادوں پر کیمپ میں تبدیل کر دیا تھا، جس کا اندازہ کیمپ میں داخل ہوتے ہی ہو گیا۔ یہ کیمپ آرمی کی 2 لمبی بیرکوں پر مشتمل تھا۔ ہر بیرک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلا حصہ رہائشی میدان والا، ایک طرح سے کامن روم، اور آخری حصے میں پلاسٹک کی تھیلیوں کی مدد سے پارٹیشن کرنے کے بعد 3 غسلخانے بنائے گئے تھے۔ کچن 2 بیرکوں کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا اور صرف دکھائی دے رہا تھا۔ اسے 2-3 روز میں افراتفری کے عالم میں کھڑا کیا گیا تھا۔ چھپر کی روایتی چھت تھی، جسے چاروں دیواروں پر ڈال کر 2 کھڑکیاں اور ایک دروازہ درمیان میں فٹ کر دیا گیا تھا۔ چھت کے درمیان ایک بلب لٹک رہا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں تو ان کے قابل استعمال ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سردیوں میں قدرے گوارا تھا۔ کیمپ میں داخل ہوتے ہی میں نے صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ دونوں بیرکوں کے گرد خاردار تاریں لگائی گئی تھیں، جن کی اونچائی 10 فٹ سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ تاروں اور بیرکوں کے درمیان قریباً 30-40 گز کا فاصلہ تھا اور ہمیں ان کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک طرح سے یہ ہماری سرحد تھی، جسے عبور کرنے کی واحد سزا موت تھی۔ اس کے بعد 10 گز کا خالی دائرہ، جس کے آگے پھر خاردار تاروں سے 10 فٹ اونچی دیواریں کھڑی کی گئی تھی۔ اس دائرے میں 4 ٹاورز بنائے گئے تھے، جن میں مسلح محافظ سرچ لائٹوں سمیت 24 گھنٹے الرٹ رہتے تھے۔ اس دائرے کے باہر ان لوگوں کے آفس تھے اور دونوں خاردار تاروں کے درمیان کے گرد ہر وقت مسلح پہرے دار گشت کرتے رہتے تھے۔ رات کے اوقات میں ہماری بیرکوں کے باہر بھی مسلح گارڈز موجود رہتے تھے۔ ہمیں ابتدا میں ہی کیمپ کمانڈنٹ کرنل راٹھوڑ نے بتا دیا تھا کہ یہ عارضی کیمپ ہے، ہمیں کسی بھی وقت اگلی منزل پر لے جایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ایک بات تو اس نے ہمیں ذہن نشین کروا دی تھی کہ یہاں سے ہم سرنگ نکال کر فرار نہیں ہو سکتے، کیونکہ سرنگ نکالنے میں جتنا عرصہ درکار تھا، اس سے پہلے یہ لوگ ہمیں یہاں سے نکال لے جاتے۔ کرنل راٹھوڑ بظاہر بڑا مہذب بننے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اپنے دل میں چھپے تعصب کو پوشیدہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے کیمپ میں داخل ہوتے ہی ہماری بڑی بے ڈھنگے طریقے سے تلاشی لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کمانڈو ہونے کے ناطے ہم میں سے کسی کی دل اور مہم جوئی کا شوق موجود ہے تو وہ ایسی کوشش ہرگز نہ کرے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں وہ اپنے گارڈز کو جنیوا کنونشن پر لیکچر دینے کے لیے موجود نہیں ہوگا، اور یہاں سے فرار کی صورت میں اس کے گارڈز سوائے گولی چلانے کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جنٹلمین، اتفاق سے میرے پاس گشت کرنے والے کتے بھی موجود نہیں ہیں، اس لیے میرے جوانوں کو صرف اپنی بندوقوں پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے بڑا گہرا طنز کیا۔ اس طنز کی کاٹ نے مجھے ہی نہیں، ہمارے بہت افسران کو کاٹ کے رکھ دیا۔ میں تمہارے اس غرور کو پاش پاش کر کے رکھ دوں گا کرنل راٹھوڑ۔ میرے اندر موجود کمانڈو نے پہلی بغاوت کا علم بلند کیا۔ اسے جواب ضرور ملنا چاہیے۔ کرنل صاحب نے بیرک میں داخل ہوتے ہوئے پہلا جملہ یہی کہا تھا۔ ضرور ملے گا سر، 3-4 افسران نے جواب دیا۔ میں دوں گا، میں نے کہا۔ میں بھی، 5-6 افسران نے باری باری ایڑیاں بجاتے ہوئے کہا۔ سامان رکھتے ہی ہم لوگ کامن روم میں اکٹھے ہوئے اور ہماری میٹنگ کا موضوع ہی فرار تھا۔ سرنگ کے ذریعے فرار کے امکانات کو تو ہم نے ابتدائی مرحلے ہی پر رد کر دیا تھا۔ بالآخر یہ طے پایا کہ خاردار تاروں میں سے راستہ بنا کر نکلا جائے۔ کیمپ کی صورتحال اور موجودہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ گروپ کی شکل میں فرار کے امکانات بہت کم ہیں، البتہ انفرادی کوشش کی جا سکتی ہے۔ رات گئے تک یہ بحث ہوتی رہی کہ اس کار خیر کی ابتدا کون کرے گا۔ بالآخر قرۂ
इकबाल मेरा नाम निकला। ये बात भी मुझ पर छोड़ दी गई कि मैं इसके लिए क्या तरीका कार इख्तियार करना चाहता हूँ। मैं अपनी बैरक में आकर चारपाई पर लेटा तो सुबह तक करवटें बदलता रहा। अभी तक फरार की कोई तरतीब जहन में नहीं आ रही थी। कर्नल राठौड़ ने दौरान तलाशी हमारे मामूली चाकू और बेल्ट तक वापस ले लिए थे। सवाल ये पैदा होता था कि आखिर तारे काटने के लिए कम से कम पलास ही कहीं से हासिल किया जाए। जब कुछ समझ न पड़ा तो मामला अल्लाह पर छोड़ दिया और सो गया। सुबह नमाज पढ़ने के बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह ताला के हुजूर इल्तिजा की कि वो मुझे काफिर का गुरूर तोड़ने की सआदत नसीब फरमाए। शायद वो कोई कबूलियत दुआ का मोहतरम लम्हा था जब मेरी इल्तिजाएं बारगाह इलाही में कबूल हो गईं। मेरे जहन में दौरान दुआ ही एक तरतीब आ गई। मैंने आपको बताया कि ये कैंप बड़ी हंगामी ज़रूरियात के पेश नज़र ही खड़ा किया गया था। इनकी अकल पर शायद खुदावंद ताला ने पर्दा डाल दिया था कि हिंदू ने हमें किचन में किसी खौफ के पेश नज़र मिट्टी के तेल के चूल्हे नहीं दिए थे, ना ही लकड़ियां देने का खतरा मोल लिया था। शायद कर्नल के दिल और दिमाग में यही खौफ सवार था कि यहाँ मौजूद कमांडोज कुछ कर न गुजरें। हमारी फौज ने भले हथियार डाल दिए थे, लेकिन इस बात को शायद आप तस्लीम न करेंगे कि दुश्मन के दिल से पाक फौज की खुसूसन एसएसजी की दहशत नहीं निकली थी। जहां हमारा किचन था शायद ये इन लोगों की कभी कैंटीन रही होगी, क्योंकि यहाँ खाने पीने के लिए बड़े बड़े हीटर नस्ब थे। यहाँ सिर्फ 70-80 अफसरान और इनकी अर्दली ही रखी गई थी। इसलिए कर्नल राठौड़ की दानिश में 3-4 हीटर इनके खाना पकाने के लिए काफी थे। यूं भी हमारा कयाम मुस्तकिल तो था नहीं कि वो दूर की सोचता। बस यहीं से मेरे जहन ने एक मंसूबा तैयार कर लिया था और अब हम इस मंसूबे पर अमल करने जा रहे थे। मंसूबे के मुताबिक अगले रोज सुबह होते ही हमने कैंप कमांडर को हीटर खराब होने की रिपोर्ट कर दी। इसके साथ ही एक हंगामी कैफियत पैदा हो गई, क्योंकि हमारे अफसर ने कर्नल राठौड़ पर जंगी असूलों और कवानीन के मुताबिक सुबह का नाश्ता फराहम करने के लिए जोर डालना शुरू कर दिया। वो कोई बहाना इस सिलसिले में सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कैंप कमांडर के लिए हंगामी बुनियादों पर कुछ फराहम करना मुश्किल था और मुसीबत ये थी कि वहाँ कोई बाकायदा आर्मी की कैंटीन भी नजर नहीं आती थी। यूं भी एक मामूली सी कैंटीन से वो किस तरह इस सूरत हाल पर काबू पाता। इसने जैसे तैसे हमारे लिए चाय और बिस्कुटों का बंदोबस्त किया। इसके साथ ही थोड़ी देर बाद इसके जवान नजदीकी शहर से एक मैकेनिक को बिजली का नुक्स ठीक करने के लिए पकड़ कर ले आए। फिल वक्त वो हमारे लिए यही कुछ कर सकते थे और यही हम चाहते थे। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि यहाँ आर्मी का कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आ गया। मैकेनिक कोई सिविल था, क्योंकि यहाँ सब कुछ हंगामी बुनियादों पर तय पाया था। इसलिए शायद सूरत हाल से निपटने की लंबी मंसूबाबंदी नहीं की गई थी। प्लान के मुताबिक हमारे एक अफसर ने इससे मजाक शुरू कर दिया। जल्द ही वो मैकेनिक को अपने डेप पर ले आया। इससे कहा कि अगर वो इनसे 2 घड़ियां लेकर कुछ पैसे दे सकता है तो दोनों घड़ियां इसे दे दी जाएंगी। मैकेनिक इस लालच में आ गया और रजामंदी इजहार कर दी। वही अफसर इससे घड़ी देने के बहाने मुलिका बैरक में ले गए। वहाँ कोई भारतीय फौजी पहरेदार तो मौजूद नहीं था जो इस वक्त तवज्जो देता। बैरक में घड़ी क्या खाक मिलती, उल्टा अफसर ने घूंसे जमा कर इससे 50-60 रुपए भी हथिया लिए और इसे धमकी दी कि अगर इससे चूं चरा की तो वो अभी शोर मचा कर गार्ड को यहाँ बुलाएगा और मैकेनिक की इस बैरक में मौजूदगी पर इसकी कमबख्ती भी आ सकती थी, क्योंकि इसे किचन से बाहर जाने की असूली तौर पर इजाज़त नहीं थी। जब वो हाँफता कांपता वापस किचन में पहुंचा तो इसका एक प्लास गायब हो चुका था। ये प्लास मैंने अपने पास महफूज कर लिया था और इस वक्त मैकेनिक को यहाँ से हटाने का ड्रामा ही दरअसल इस प्लास को उड़ाने के लिए बनाया गया था। इस असना में मामूली नुक्स दूर हो चुका था। इसके किचन में दाखिल होते ही मैंने ये कहा कि इसके पांव तले से जमीन सरका दी कि अभी एक गार्ड इस तरफ आया था जो इससे मुतल्लिक दरियाफ्त कर रहा था। हमने गार्ड को अंदर नहीं झांकने दिया। मैंने इससे कहा, गार्ड को शायद शक हो गया था कि तुम यहाँ मौजूद नहीं हो। वो हमारे खौफ की वजह से अंदर नहीं दाखिल हुआ, लेकिन अपने साथियों को लेने गया है ताकि सूरत हाल का जायजा ले सके। अब तुम्हारी खैरत इसी में है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इतना कहकर मैंने मदद करने के अंदाज में इसके थैले में इसके औजार डालकर थैला इसे थमा दिया। अफरा तफरी और घबराहट के आलम में इसे ये भी ना समझ आ सकी कि इसके साथ क्या कयामत बीत चुकी है। जब वो जल्दी जल्दी बाहर निकला तो वाकई इसकी खबरगिरी के लिए 2 संतरी इस तरफ आ रहे थे। मैकेनिक ने संतरियों को देखते ही अपने होंठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट चिपका ली और इनके कुछ
दरियाफ्त करने से पहले ही इन्हें जल्दी जल्दी बताया कि इसने हीटर ठीक कर दिया है। वो इस सूरत हाल से फौरन अपनी जान छुड़वाना चाहता था और बहुत तेजी में दिखाई पड़ता था। संतरी भी इसके साथ ही वापस चले गए। चंद मिनट बाद एक कैप्टन और 3 गार्ड इस तरफ आते दिखाई दिए। एक मर्तबा तो मेरे पांव तले से जमीन ही खिसक गई और यही शक गुजरा कि इस कमबख्त ने शायद अपने साथ होने वाली ज्यादती इन लोगों को सुना दी है और ये अब अपने शक की तस्दीक करने के लिए आए होंगे। लेकिन खुदा का शुक्र गुजरा कि सूरत हाल इसके बरक्स थी। वो लोग सिर्फ सूरत हाल दरियाफ्त करने और ये देखने आए थे कि हमारी शिकायत का अजाला हो गया है या नहीं, और फिर मुतमईन होकर वापस चले गए। जाते जाते कैप्टन ने हमारे इस्तफसार पर बताया कि अभी हमें यहाँ कुछ दिन और क़याम करना पड़ेगा, लेकिन सही मुद्दत बताने से एतराज़ बरता। रात को बैरक में एक मरतबा फिर ये मामला ज़हर बहस आया कि सुरंग लगाकर ज़्यादा लोग निकलें या मैं अकेला ही यहाँ से निकलूँ। अक्सर राय इस कुर्राफाल से फिर मेरे हक में पड़ा और यही कहा गया कि आर्जी कैंप में जहाँ किसी भी लम्हे अगली मंजिल की तरफ कुछ का हुक्म मिल सकता है, सुरंग खोदने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही अगली रात मेरे फरार के लिए मुंतखब हो गई। अगले दिन मेरे लिए बहुत से जज्बाती लम्हात अपने पहलू में लेकर तुलू हुआ। ये हमारी इस कैंप में आखिरी मुलाकात थी। खुदा जाने इसके बाद फिर मिलना नसीब हो भी या नहीं। खुदा जाने मैं बचकर अपने मुल्क पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। सूरत हाल बड़ी गैर वाज़ेह थी, लेकिन मुझे बहरहाल कुछ न कुछ आज रात कर गुजरना था, क्योंकि ऐन मुमकिन था अगले रोज हमें कुछ का हुक्म मिल जाता। शाम को मगरिब और इशा की नमाज में मेरे फरार और कामयाबी की खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इन लम्हात में शायद ही कोई ऐसी आंख थी जिसके आंसू ना बहे हों। मेरे तमाम साथी गिड़गिड़ा कर खुदा के हुजूर मेरी कामयाबी के लिए दुआ गो थे। मेरा दिल कह रहा था कि इंशाल्लाह अब सारे भारत की फौज मिलकर भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकेगी। बैरक की दीवारों पर 2 हरी खिड़कियां नस्ब थीं। एक अंदर से बंद होती थी और दूसरी बाहर से। इसका तरीकाकार कुछ ऐसा था कि पहले हम अंदर वाली खिड़की बंद करते, फिर गार्ड बाहर वाली खिड़की बंद करके इसी कुंडी लगा देता। इस रोज हमने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक बाहर वाली एक खिड़की का बोल्ट खराब कर दिया और इसकी पोजीशन कुछ ऐसी कर दी थी कि अंदर से मामूली सा धक्का लगाने पर बाहर वाली खिड़की खुल जाती। इसके साथ ही इस खिड़की को हमने जानबूझकर खुद ही बंद कर दिया था ताकि किसी को इसे चेक करने का मौका ही ना दिया जाए। यूं भी ये कोई अचंभे की बात नहीं थी। अगर खिड़की का बोल्ट किसी की नजर में आ भी जाता तो कोई इतनी दूर तक नहीं सोचता, क्योंकि खिड़कियां खासी बोसीदा और पुरानी दिखाई दे रही थीं। हस्बे मामूल शाम को गार्ड ने खिड़कियां बंद करवा दी। इस खिड़की के नुक्स की तरफ इसका ध्यान ही नहीं गया था। वो यही समझा कि शायद वो खिड़की सुबह खोली ही नहीं गई। ऐसा अक्सर होता था कि हम सर्दियों की वजह से खिड़कियां बंद ही रखा करते थे। रात देर गए तक हम सब जागते रहे। मुझे ये लोग बारात के दूल्हे की तरह तैयार कर रहे थे। जिस साथी के पास जितने पैसे थे इसने मुझे दे दिए। मेरे पास अब 3-4 हजार रुपए भारतीय करेंसी में जमा हो चुके थे। सिविलियन कपड़े मैंने पहन लिए थे और एक थैले में एक सिविलियन कपड़ों का जोड़ा भी महफूज कर लिया था। मेरे साथियों ने मुझे 2 गर्म जुराबे भी दे दी थी, जिन पर अभी तक POW के निशानात नहीं लगे थे। सब बारी बारी गले लगा रहे थे। रात का एक पहर गुजरा तो मेरे रुखसत होने का वक्त भी आ गया। मेरे साथी अफसर डुबडुबाती आंखों और दुखी दिलों से होंठों पर लर्जा दुआओं के साथ मुझे रुखसत कर रहे थे। अंदर की खिड़की खुली और हल्के से धक्के से हमने बाहर की खिड़की भी खोल दी। मैंने खिड़की को थोड़ा सा खोल कर बाहर झांका। नजदीक कोई पहरेदार नजर नहीं आ रहा था और सर्च लाइट भी अभी तक मुखालिफ सिमत घूम रही थी। ये मेरे कूद जाने का बेहतरीन वक्त था। मैंने एक नजर पलट कर अपने साथियों की तरफ देखा। इन्हें नजरों ही नजरों में खुदाफिज कह दिया। मेरे साथियों ने अपने हाथ माथे तक ले जाकर मुझे खुदा के सुपुर्द किया और मैं खिड़की से बाहर कूद गया, जहां तेज हवा के थपेड़े मेरे मुंतजिर थे। खिड़की अचानक ही खुल गई थी। मैंने सबसे पहले खिड़की को बाहर से बंद किया। अंदर वाली खिड़की मेरे साथियों ने बंद कर ली। सर्च लाइट बुझ चुकी थी, लेकिन किसी भी वक्त मैं इसकी तेज रोशनी की जद में आ सकता था। मुझे बहरहाल यहाँ से निकलना था। दीवार के साथ चिपकता मैं अब बैरक की मुखालिफ सिमत में आ चुका था, जिधर हमारा बावर्ची खाना था। अचानक ही सारा माहौल नंगा हो गया। सर्च लाइट की सीधी रोशनी बैरक की इस दीवार पर आई जहां मैं चंद लम्हे पहले मौजूद था। मैंने दिल में लाखों मरतबा खुदा का शुक्र अदा किया कि अब मैं वहां नहीं था। हमारी इत्तलात के मुताबिक थोड़ी ही देर बाद पहरेदार तब्दील होने वाले थे और जब एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को चार्ज देना था, एन इन्हीं लम्हात में मुझे कुछ कर गुजरना था। मैंने बड़ी बेचैनी से घड़ी की सुइयों का जायजा लिया। अभी रात के 1 बजने में 5 मिनट बाकी थे और मुझे 1 बजने का इंतजार करना था, क्योंकि तयशुदा प्लान के
के मुताबिक मुझे 1 बजे ही हरकत में आना था। कुदरत अपने बंदों की किस तरह मदद करती है और कभी कभी नारसाओं की रसाई के लिए कैसे कैसे असबाब जन्म लेते हैं, इसका एहसास मुझे उस रोज हुआ। 1 बजने में अभी चंद मिनट बाकी थे जब कैंप की लाइट ऑफ हो गई। बिजली यहाँ भी हमारे मुल्क की तरह आती जाती रहती थी। मुझे इस बात का इल्म तब हुआ जब 2-3 मिनट तक सर्च लाइट रोशन नहीं हुई और कैंप के बाहर दूर जो रोशनियां मुझे यहाँ से दिखाई दे रही थी वो भी बुझ गई थी। पहले तो मुझे ये सब कुछ नजर का वहम दिखाई दिया, लेकिन 2-3 मिनट बाद ही जब मुझे खारदार तार से कुछ फासले पर एक टार्च जलती बुझती नजर आई तो यकीन हो गया कि ये मेरी नजर का वहम नहीं हकीकत है। हवा और तेज हो गई थी। इस इलाके में इससे पहले मैंने इतनी तेज हवा चलती नहीं देखी थी। तब मैं हवा की रफ्तार का अंदाजा तो ना कर सका, लेकिन अगले रोज मुझे इल्म हुआ कि वो तो अच्छा खासा तूफान था जिसने यहाँ की बिजली और टेलीफोन का निजाम गड़बड़ करके रख दिया था। और मेरा दिल गवाही देता था कि सारा एहतमाम कुदरत ने सिर्फ मुझ नाकिस के लिए किया था। मैंने चीते की तरह अपनी जगह से जकंद भरी। तेज हवा में कदमों की चाप सुनाई देने के इम्कानात बहुत कम थे, लेकिन मुझे यकीन था कि अगर कोई नजदीक हुआ तो मेरी छठी हिस्स जरूर मेरी रहनुमाई कर देगी। मैं खारदार तारों की पहली बाड़ के नजदीक पहुंच चुका था। बिजली फेल होने के सबब इस बात में कोई शक बाकी नहीं रह गया था कि खारदार तारों में बरकी लहर नहीं दौड़ रही। मैंने अल्लाह का नाम लेकर तारों के इस बाड़ को काटने बगैर अबूर करने का फैसला कर लिया। दूसरे ही मिनट में अपनी तरबियत के बलबूते पर बाढ़ अबूर कर चुका था। मैंने खुदा का शुक्र गुजारा कि कपड़े महफूज थे। अब मैं दूसरे सर्कल के नजदीक खड़ा था जब अचानक ही मेरे नीचे का सांस नीचे रह गया। मुझे अपने बिल्कुल करीब 2 गार्ड्स की बातों की आवाज सुनाई दी। दोनों बिजली के महकमे को गालियां दे रहे थे और एक दूसरे से चार्ज ले रहे थे। दूसरे ही लम्हे मैं जमीन से चिपक गया। अपनी तरबियत के मुताबिक तो मैं जमीन का हिस्सा बन चुका था, लेकिन इनमें से कोई भी टार्च रोशन कर लेता या ऐन मुमकिन है मेरे करीब से गुजरता हुआ मुझसे टकरा जाता तो मेरे फरार का 1% मौका भी मैसर ना रहता। मैं सांस रोके इनकी गालियां सुन रहा था। दोनों ने 1-1.5 मिनट तक आपस में बातें की, फिर बातें करते करते आगे बढ़ गए। इनकी परछाइयां मुझे अंधेरे में भी हेवले की तरह वाजे दिखाई दे रही थी। फिल वक्त खतरा टल जाने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और एक नजर खारदार बाढ़ पर डाली। इसकी ऊंचाई और बनावट ऐसी थी कि जिसे पहले की तरह अबूर करना मुमकिन नहीं था। इस वक्त के लिए हमने मैकेनिक को बुलाने का ड्रामा रचाया था। मैंने अपनी जेब से प्लास निकाला। 2 मिनट में ही मैं इस नाकारा प्लास की मदद से तारे काट कर अपने फरार के लिए रास्ता बना चुका था। तारों को दोबारा जोड़ने की मोहलत मुझे मैसर नहीं आई थी। यूं भी सुबह बहर सूरत मेरे फरार का इल्म हो जाता। मैं सांप की तरह बल खाता और रिंगता हुआ दूसरे सर्कल से भी बाहर निकल आया। तफाक से जो सिमत मैंने अंधेरे में इख्तियार की थी वो सीधा रास्ता भारतीय आर्मी के नजदीकी दफ्तर की तरफ जाता था, जिसका एहसास मुझे अब होने लगा क्योंकि अंधेरे की चादर में से नजदीकी दफ्तर के आसार वाज़ेह हो रहे थे। मैंने अब तीसरी और आखिरी बाड़ भी अबूर कर ली थी और अपनी दानिश में दफ्तर की मुखालिफ सिमत सफर तैयार किया था। अभी मुश्किल चंद कदम ही चला था कि अचानक माहौल रोशन हो गया। उन लोगों ने शायद अपने जनरेटर स्टार्ट कर लिए थे या फिर वाकई लाइट ही वापस आ गई थी। दफ्तर के बाहर लगे रोशनी के बल्ब जैसे यकदम गहरी नींद से बेदार हो गए और मैं जमीन पर करीबन झुका हुआ बरक रफ्तारी से नजदीकी घास फूस की तरफ बढ़ने लगा। शायद ये बरसाती सरकंडे थे। अपनी दानिश में मैं अब कदरे महफूज था और सरकंडों के अंदर ही अंदर दफातर की दूसरी सिमत निकल जाने के लिए पर तोल रहा था। अचानक दिल धक से रह गया। हाल्ट! मेरे दाएं पहलू से आवाज आई। शायद कोई बदकिस्मत गार्ड ड्यूटी मुकम्मल करके अपनी बैरिक्स की तरफ जा रहा था। इसने अंधेरे में मुझे देख लिया था और टार्च रोशन न करने का मतलब सिवाय इसके और कुछ नहीं था कि या तो इसके पास टार्च ही नहीं थी या फिर इसने अपने लंबे कोट की जेब में संभाल कर रखी थी और इसे इतनी मोहलत नहीं थी कि ये टार्च निकाल सके। फ्रंट मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया और मैं इसकी तरफ घूम गया। इंसानी साइकिक में बाज़ औक़ात जो इनकलाब खेज लम्हे महफूज हो जाते हैं वो भी ऐसा ही एक लम्हा था जब मैंने अचानक ही एक खतरनाक फैसला कर लिया था। इस गार्ड को मार डालने का फैसला। मैं जानता था कि इसका जिंदा रहना मेरी मौत है और इसकी मौत मेरी जिंदगी। अगर मैं इससे उलझ जाता तो ऐन मुमकिन था इसके मुंह से निकली कोई आवाज किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती। इसे बेहोश करके फेंक देने की सूरत में न जाने वो कब होश में आ जाता, कोई इसे देख लेता। बहुत से सवाल यक बैक मेरे जहन में अपने जवाबात समेट रहे थे और मैंने वो फैसला कर लिया। मैं इसे सवालात करने की मोहलत नहीं देना चाहता था। इसने अपनी गन जरूर मेरी तरफ सीधी कर ली थी, लेकिन एक कमांडो
कमांडो होने के नाते मैं जान सकता था कि वो इस वक्त फायरिंग पोजीशन में नहीं है और इसने अपनी गन का सेफ्टी केज लॉक किया हुआ है। इससे पहले कि इसके मुंह से कोई लफ्ज निकले मैंने रकन भरी और इसकी गर्दन को जा लिया। मैं जानता था गर्दन या सिर की कौन सी नसें दबाने से इसकी आवाज बंद हो सकती है। मैंने वही किया। चंद सेकंड वो तड़पा फिर ठंडा पड़ गया। भारी जिस्म का गार्ड था। मैंने इसे अपने कंधे पर डाल लिया और नजदीकी सरकंडे में ले जाकर इसके जिस्म को चंद सेकंड में कपड़ों से बेनियाज कर दिया। इसकी ढीली डाली वर्दी मेरे जिस्म पर बिल्कुल फिट बैठी थी। इसकी गन मैंने उठा ली और अब अंदाजे से बैरकों के मुखालिफ से जो सड़क रेलवे स्टेशन की तरफ जाती थी इस पर चलने लगा। हवा का जोर चंद लम्हे के लिए टूटा लेकिन एक मर्तबा फिर तेज रफ्तार आंधी चलने लगी। हवा की जोरदार शाएं शाएं की आवाजें थी। आर्मी के दफ्तरों के बाहर दम तोड़ते बल्बों की नीम मध्यम रोशनियां या फिर घूमती हुई सर्च लाइट जो अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इस लम्हे मेरे बदन की तमाम गुमशुदा तवानाइयां लौट आई थी। मैं किसी भी लम्हे कुछ भी कर गुजरता, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। मेरी लड़ाई अब कर्नल राठौड़ से नहीं मौत से थी। अगर मैं गिरफ्तार हो जाता तो ये लोग किसी भी सूरत मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। मैंने इनके सिपाही को मार डाला था और कर्नल राठौड़ के मुंह पर तमाचा मारकर भागा था। जब इसे ये इत्तला मिलती तो वो गुस्से से पागल हो जाता। मुझे अब जल्द अज जल्द इस जगह से दूर हट जाना था। जितना मैं यहाँ से दूर चला जाता जिंदगी से मेरा फासला इतना ही नजदीक और मौत से इतना ही दूर हो जाता। मेरी रफ्तार बढ़ने लगी और अब मुझे अंदाजा हो सकता था कि रेलवे स्टेशन किस तरफ है। काफी देर से मुझे किसी रेलवे इंजन की आवाज आ रही थी जो अब नुमाया होने लगी थी। हवा के झक्कड़ जोर पकड़ने लगे थे। मैं करीबन 15 मिनट बाद एक छोटे से प्लेटफॉर्म नुमा स्टेशन के नजदीक खड़ा था। भारतीय फौज के रूप में 7mm की बंदूक के साथ एक इंजन जाने कब से स्टिंग कर रहा था। मेरी आमद पर वो मालगाड़ी के डब्बों से मुंसलिक हो गया और जब मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर मालगाड़ी को देखा तो दोबारा देखने की हिम्मत न हुई। इस पर शायद टैंक और ट्रक लदे थे। ये आर्मी की कोई खेप थी या फिर मशरकी पाकिस्तान से हासिल शुदा लूट का माल जो भारतीय सुरमे इंडिया के पेट में उतार रहे थे। क्या करूं, इंतजार करूं या कुछ और? मुझे चंद लम्हों में फैसला करना था। मैंने सोचा जाने इस खराब मौसम में फिर कोई गाड़ी कब रवाना हो। यूं भी ये आर्मी की स्पेशल ट्रेन थी जिसमें यकीनन कुछ भारतीय फौज भी सवार होंगे। यहाँ दोनों तरफ के इम्कानात मौजूद थे, निकल जाने के भी और काबू आ जाने के भी। अगर वो लोग अपनी ही ट्रेन की तलाशी लेने लगते तो मुझे किसी ट्रक या टैंक में से ढूंढ निकालते जिसके इम्कानात बहुत कम थे। मैं जानता था जैसे ही मेरे फरार की इत्तला होगी कर्नल राठौड़ कयामत खड़ी कर देगा और गाड़ियों की चेकिंग खुसूसन शुरू की जाएगी। लेकिन ऐन मुमकिन था आर्मी की स्पेशल ट्रेन होने की वजह से इस तरफ इसका ध्यान ही न जाए। इस बात का इम्कान बहरहाल ज्यादा था। मैंने अल्लाह के भरोसे पर इस ट्रेन पर किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया और अब स्टेशन के चक्कर काटकर पिछले डब्बों के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। गो के अंधेरे और आंधी होने के सबब मुझे सारा मंजर वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये अंदाजा जरूर था कि इतनी अंधेरी रात और तेज हवा में भारतीय इस गाड़ी की निगरानी नहीं कर रहे होंगे। यूं भी वो मुतमईन थे। आखिर उन्होंने 1300 साल बाद एक अजीम कारनामा सरअंजाम दिया था और उम्मत मुस्लिमा को एक बड़ी शिकस्त से दो चार किया था। पता कि इस नशे का सुरूर टूटने में अभी बहुत मुद्दत दरकार थी।